Yes, hello everyone. So welcome to this LPT YouTube channel, and we are talking about data interpretation (DI). So DI it is data interpretation. So if we talk about CAT, so in CAT you will get a common section for LR and DI. So DI में क्या मिलता है? DI में basically you would be given some kind of data. Data might be in form of table, some kind of bar graphs, some kind of line graphs, or a pie chart, or something like caslets. ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशंस हैं. ठीक है, इसमें आपको 3D ग्राफ मिल सकते हैं, रेडार मिल सकता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशंस हैं. तो उस फॉर्म में आपको कुछ डेटा गिवन है, कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन है. यू नीड टू रीड द डेटा एंड बेस्ड ऑन द डेटा आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चंस प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड हो, कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चंस सम रीजनिंग बेस्ड हो. कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको कैट जैसे एग्जाम्स में ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको रीजनिंग बेस्ड डीआई मिल जाएगा. ठीक, तो बेसिकली हम यहाँ पे पहला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. तो डेटा इंटरप्रिटेशन में बेसिक क्या है वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, इन पे बेस्ड हम एक एक करके सेशन करने वाले हैं. तो आज हम सिर्फ टेबल के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक बार और थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि डीआई बेसिकली क्या है, क्या टेस्ट करता है, क्या स्किल्स आपको स्किल सेट रिक्वायर्ड है. सो डीआई में बेसिकली आपको जैसे मैंने बोला कि डेटा दिया है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. सबसे बेसिक अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, कोर डीआई क्वेश्चंस की बात करूँ, तो कोर डीआई में क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या ज़रूरत पड़ सकता है आपको, किस तरह के क्वेश्चंस ज़रूरत पड़ेगा. लाइक मैं इफ़ आई टॉक अबाउट टेबल कि आपको एक कंपनी का सेल्स एक्सपेंडिचर्स का डेटा दिया है ईयर वाइज, आपको 5 साल का, 6 साल का, आपको यहाँ पे कंपनी का सेल्स और एक्सपेंडिचर का डेटा दिया है. ठीक है, कुछ भी ईयर्स लिखता हूँ रैंडमली, ये ऐसा कुछ करके. अब इस पे बेस आपको क्या क्या क्वेश्चंस मिल सकता है. बेसिक से बेसिक क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो सिंपल से सिंपल आपको क्वांट के कॉन्सेप्ट्स में एडिशन, डिफरेंस पे बेस भी क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको कंपनी के 5 साल की सेल्स पता है, 5 साल की एक्सपेंडिचर्स पता है, डिफरेंस बता दो. ठीक है, और क्या मिल सकता है, एवरेज पे बेस क्वेश्चंस करने की जरूरत पड़ सकती है. यू नीड टू फाइंड आउट एवरेज सेल्स ऑफ द कंपनी फॉर 5 ईयर्स. बहुत डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मतलब इतना बेसिक आप कैट के लिए बात कर रहे हैं तो इतना बेसिक नहीं मिलेगा. बट अगर मैं बोलूँ कि 6 साल का डेटा दिया और आपको बोले कि इन हाउ मेनी ईयर्स द सेल्स वाज मोर देन द एवरेज सेल ऑफ द कंपनी, तो यू नीड टू फाइंड आउट द सेल्स एवरेज सेल ऑफ द कंपनी. तो एवरेज निकालते आपको आना चाहिए, विच इज सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, तो एवरेज, सिंपल एडिशन, डिफरेंस, परसेंटेज कि कंपनी की 2016 की सेल 2017 की सेल्स का कितना परसेंट है. सो परसेंटेज निकालना है. और परसेंटेज चेंज, अब इसके टर्म्स के नाम बदल सकते हैं थोड़ा बहुत, डीआई की बात कर रहे हैं तो इट कैन बी ग्रोथ रेट, लाइक ग्रोथ रेट कंपनी 2017 से 18 में कितना ग्रो करा, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, व्हाटएवर. ठीक है, तो परसेंटेज चेंज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100. दिस इज व्हाट आप अप्लाई करते हैं जब आप परसेंटेज चेंज कर दे. तो परसेंटेज और ये सब हम अलग से सेशंस करते हैं क्वांट में, तो आई होप कि वो आपने किया होगा. तो उस पर बेस्ड ये सब जो कॉन्सेप्ट है लगेंगे. तो परसेंटेज चेंज हो सकता है, और हो सकता है कि आपको कुछ रेशो पूछ लिया हो, रेशो पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि इस पर्टिकुलर ईयर में सेल्स का एक्सपेंडिचर के साथ रेशो क्या है. ठीक है, हो सकता है आपको रेशो और फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ जाए कभी. फ्रैक्शंस कंपैरिजन, फ्रैक्शन कंपैरिजन क्या होता है कि आपको सेल्स का एक्सपेंडिचर के साथ रेशो निकालना हर साल का, और आपको कंपेयर करना है दैट इन विच ईयर द रेशो वाज मैक्सिमम और इट इज़ मिनिमम. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको हो सकता है कि यहाँ पे दिख जाएं. ठीक है, तो कुछ और जैसे टर्मोलॉजीज में आपको एक टर्म और बताता हूँ जो शायद सब लोग शायद कभी नहीं पढ़ा हो. एक टर्म होता है ऐसा, व्हाट इज दिस, AAGR, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट. ठीक है, तो कई बार ऐसे एक टर्म मिल जाती है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट. देखो, ग्रोथ तो हमने बात की, ग्रोथ का मतलब परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज जो भी है. तो ग्रोथ रेट का मतलब यहाँ पे
निकालना है ग्रोथ रेट, ठीक है, बट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, फॉर एग्जांपल कंपनी की अगर 5 साल का सेल्स डेटा दे रखा है तो आप कैसे निकालेंगे एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट? आप निकालेंगे ओवरऑल ग्रोथ कितना हुआ कंपनी का, ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ रेट कितना है, ग्रोथ परसेंटेज बेसिकली, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20 5 साल का डेटा है, तो आप ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। तो अगर मुझे ड्यूरिंग द पीरियड ओवरऑल ग्रोथ रेट चाहिए तो मैं देखूंगा कि इनिशियल सबसे पहले कितना था 2016 में, दैट वाज इनिशियल वैल्यू, 2020 में कितना था, दैट इज व्हाट फाइनल वैल्यू। सो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 से आप परसेंटेज चेंज निकालोगे, दैट इज व्हाट ओवरऑल ग्रोथ रेट। इसको डिवाइड करते हो आप, क्योंकि आपको एवरेज एनुअल चाहिए, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नॉट दिस, -1, ठीक है। ये थोड़ा सा लोगों के लिए अलग तरीका हो सकता है, मतलब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, -1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स, देखो अगर आपके पास 5 साल का डेटा है तो 5 ग्रोथ नहीं हो सकती, वहाँ पे ग्रोथ 4 ही होंगी। इंटरवल तो आप देखो 1, 2, 3, 4, 4 ग्रोथ है। मैंने बोला कि यहाँ पे 200 करोड़ का सेल्स है और यहाँ पे 300 करोड़ का सेल्स है, ठीक है, तो इट इज इंक्रीज बाय 100 करोड़ ऑन द बेसिस ऑफ 200 करोड़, सो इंक्रीज बाय 50%। सो ओवरऑल ग्रोथ रेट अगर 50% आ गया तो उसको डिवाइड बाय 5 नहीं करूंगा मैं, डिवाइड बाय 4 करने वाला हूं। व्हाई? बिकॉज 4 ईयरली ग्रोथ है, मिला के 50% का ग्रोथ है, जिसमें 4 ग्रोथ इंक्लूडेड है। डेटा 5 साल का है बट यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4 ही ग्रोथ हो सकती है, तो आप उसको डिवाइड बाय 4 करने वाले हैं। तो अपन बोलेंगे कि यस कंपनी का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 12.5% हुआ, ये एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो थोड़ा अलग टर्म हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस पे आपको क्वेश्चंस मिल जाता है डीआई में, ठीक है। अब ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, बट मैं आज की सेशन की स्टार्टिंग करता हूँ टेबल से। सो टेबल एक टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है, ग्रिड अरेंजमेंट है, जिसमें आप रोज और कॉलम्स में आपको चीज़ें, कुछ वैल्यूज़ आपको मिलेंगी यहाँ पे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि सेल्स, एक्सपेंडिचर, ईयर वाइज आपको डेटा दे रखा है, तो ये एक तरह का प्रेजेंटेशन है डीआई में, टेबल। इसके अलावा बहुत सारे और भी होते हैं, तो हम हर एक सेशन में एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में कभी हम बार ग्राफ के बारे में बात कर रहे होंगे, कभी हम लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, कभी हम पाई चार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि पाई चार्ट में किस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करा जाता है, सो किस तरह के इंटरप्रिटेशंस लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन। और ऐसा देखो डीआई में भी लाइक एलआर सच कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है, जो कुछ थ्योरी है वो मैंने बताई अभी, या आप क्वांट के सेशंस में पढ़ते हैं कि एवरेज, हाउ टू फाइंड आउट एवरेज, परसेंटेज ग्रोथ क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, रेशो कैसे बनाते हैं, हाउ टू कंपेयर द रेशोज। ये बेसिक क्वांट के एप्लीकेशंस हैं जो आपको डीआई में मिलेंगे। तो डीआई में अलग से कुछ ऐसा थ्योरी नहीं है जिसको अपन पढ़ लें तो डीआई के क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो वो सब जो क्वांट के आपके स्किल्स हैं, नॉलेज है, वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल, फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। डीआई में सेट ऑफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं यूजुअली। 4 to 5 क्वेश्चंस मिलेगा, एक डेटा दिए रखा है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस टेबल। सो लेट्स से द फॉलोइंग टेबल गिव्स द सेल्स डिटेल ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स, ओके, एट प्राइमरी और सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी और कॉलेज ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, ये लेवल्स हैं। 2010 में 11, 12 ऐसा करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईयर्स का डेटा है, ये 4 कैटेगरीज में, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज सेल्स डिटेल ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स। तो नंबर ऑफ बुक्स है ये, कितनी नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पे सेल आउट हुई है, ठीक है, सेल्स कितनी हुई है 2010 में, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएट लेवल, सिमिलरली 11, 12 एंड सो ऑन। आई होप कि आप डेटा समझ गए होंगे। 6 साल का डेटा है और 4 कैटेगरीज हैं जिनमें टेक्स्ट बुक जो सेल हुई है उसका ये डेटा मेरे को गिवन है, ठीक है। डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ द सेल्स ऑफ बुक्स एट प्राइमरी स्कूल लेवल। अभी देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिंस 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 0 to IM जाना है, तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आप लोगों में से हो सकता है किसी के माइंड में ऐसा थॉट आता है कि ये कैट लेवल नहीं है, तो यस डेफिनेटली कैट लेवल नहीं है, बट यहीं से अपन धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी तक बहुत टाइम से, हो सकता है ये सब नहीं किया हो, तो अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ सेल्स ऑफ बुक्स एट
प्राइमरी स्कूल्स, तो ये प्राइमरी यानी ये वाले डेटा की बात चल रही है। तो प्राइमरी स्कूल लेवल में आपको चाहिए ग्रोथ रेट ऑफ सेल्स ऑफ बुक्स, ठीक है, फ्रॉम 2010 टू, ध्यान रखना ये आपको बताएगा आपको इनिशियल कहाँ से स्टार्ट कहाँ से करना, और ये क्या है, ये फाइनल है। सो 2015 का वैल्यू वुड बी और फाइनल वैल्यू, क्योंकि आपको ग्रोथ रेट निकालना है, ठीक है, ग्रोथ रेट निकालना मतलब परसेंटेज चेंज निकालना भी बात किया था। सो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू किसको लेंगे, इसको लेंगे फाइनल वैल्यू फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये आपका इनिशियल वैल्यू है। दिस इज योर इनिशियल वैल्यू, दिस इज योर फाइनल वैल्यू, सो यू नीड टू फाइंड आउट फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, दैट्स इट, सिंपल। अब ये बोलने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट अगर आप इसको करने जाओगे तो डेटा को देख रहे हैं, कैलकुलेशन तो लगेगा, नो डाउट इसमें। देखो कैट में भी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे एक्चुअली वो क्वेश्चंस ऑप्शंस के हिसाब से अपन स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कैलकुलेशन कितना करना है या नहीं करना है। ऑप्शंस 29, 63, 51, 163, मतलब एक ठीक ठाक मार्जिन पे, अच्छे खासे मार्जिन पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अगर मैं देखता हूँ, एक रैंडम रफ आइडिया लेता हूँ, 42,000 से 68,000 अगर कोई वैल्यू हो गया अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 26,000 बढ़ गया। 26,000 का मतलब हो गया 42 पे 26,000 बढ़ गया, मतलब मोर देन 50%। एक रफ आइडिया है कि इसका 50% 21,000 होता है, और बढ़ गया यहाँ से 26,000, तो 21,000 से ज़्यादा है, मतलब मोर देन 50%। तो ऑप्शन ये तो आंसर नहीं हो सकता। आंसर ये भी देखो, ये तो 100% से भी ज़्यादा है, तो क्या ये डबल से ज़्यादा हो? अगर 42 से 84 हो गया डबल, 42 पे 42 और बढ़ाओगे तब जाके वो 100 बढ़ेगा ना, तो 163 कैसे हो सकता है, ये तो 68 हुआ है। तो इट कैन नॉट बी द आंसर, इट कैन नॉट बी द आंसर। ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूँ, ये दो ऑप्शन है जो 50 से अबव है, क्योंकि मुझे दिख रहा है 21,000 होता तो 50% इंक्रीज होता, बट ये 26,000 है। देखो 51 तो 50 के बहुत क्लोज है ना। अगर मैं इसका 50% की बात करूंगा तो ये इसका 50%, इसका 1% की बात करूंगा तो इसका 1% वुड बी 420, इसका 1% वुड बी 420, तो कितना 21,420 वुड बी द 51%, जबकि ये तो 21,000, 22,000, 23,000, 25, 26,000 बढ़ा है, तो इट इज़ फार मोर देन 51%। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी दिस। हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, एक टेंटेटिव आइडिया हमने लिया है, क्योंकि अपन जब डेटा देखेंगे तो डेटा को देख के आपको समझ में आना चाहिए इस नंबर का 10% कितना है, इसका 1% कितना है, इसका 50% कितना है। तो ये एक ऐसे जो नंबर्स है ना, फैंसी नंबर्स, जो आप बहुत इजीली हाफ करना किसी नंबर का बहुत आसान है, 50% निकालना, 10% निकालना बहुत आसान है, इसका 1/10, इसका 10% कितना होएगा 4200, तो 4200। अगर मैं 21,000 50% बोल रहा हूँ, उसका 10% 4200 हो रहा है, तो 25,200 हो गया। तो आप ये बोलो ये 60% हो गया, तो इससे भी ज़्यादा है ना ये 26,000। तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास, इतना और प्रिसाइज करने की मेरे को ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर यहाँ ऑप्शन 62 भी मेरे को देगा, 58 भी देगा, तो शायद मुझे 60% निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल अपन बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को आंसर मार्क कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सेम डेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी शोज द लोएस्ट ग्रोथ रेट फ्रॉम 2010 टू 15। 2010 से 15 में लोएस्ट ग्रोथ रेट किस में मिला? इसमें अभी मैंने ग्रोथ रेट निकाला था इसका, दैट इज क्या था 63%, ठीक है। अब इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, फिर बताओ लोएस्ट किसका। देखने से तो लगता है कैलकुलेटिव। ओके, देखते हैं। 8,000 से 20,000 हुआ है सेकेंडरी लेवल, इट इज फार मोर देन डबल। 8,000 का डबल 16,000 होता है, तो मोर देन 100, तो ये तो 100 से भी ज़्यादा चला गया। ये ऑप्शन आपका आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि अपने को चाहिए लोएस्ट ग्रोथ रेट। ये 63 अपन लेके बैठे हैं और ये तो डबल से ज़्यादा हो गया, मतलब ग्रोथ रेट 100% से ज़्यादा है, कैन नॉट बी द आंसर। हायर सेकेंडरी 65,000 से 82,000, 17,000 बढ़ा है 65 पे, ठीक है। तो हो सकता है शायद ये आंसर बने, हो सकता है यहाँ पे बने आंसर। तो एक एक करके देख लेता हूँ। यहाँ पे 60, अब इसको रैंडमली देखना, 65,000 लेते हैं, इसको 82,000 लेते हैं, तो ये 17,000 बढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ 65,000 है कि यहाँ पे इग्नोर करो, इंटू 100 तो होना ही है। ग्रेजुएट लेवल में 25 से 36 हुआ, तो 11 बढ़ा 25 पे इंटू 100। ओके, देखो इसकी जो वैल्यू आनी है, ठीक है, 65। अगर मैं इसको 65 को एक बार को
68 बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल, 68 अगर बोलता हूँ तो ये 25% 25% के आसपास आएगी वैल्यू, ठीक है। ये 17 अगर 68 के आसपास होता तो ये 25% एग्जैक्टली 1/4 होता, बट ये 65 है तो स्लाइटली मोर देन 25%, ठीक है। बट इट कैन नॉट बी 30% क्योंकि इसका 10% 6.5 है, 6.5 का थ्राइस अगर आप करोगे तो इट इज़ 19.5, तो 19.5 से तो कम है ना, दैट इज बिटवीन 25 एंड 30। इसको देखते हैं, ये इसके अगर मैं इसको 100 से करता हूँ तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है मुझे 44% के आसपास, ठीक है, 44% के आसपास। इट इज़ फार मोर देन दिस। सो लोएस्ट अगर ग्रोथ रेट आपको मिल रही है तो वो हायर सेकेंडरी में मिल रहा है, ठीक है। लोएस्ट ग्रोथ रेट आपको हायर सेकेंडरी में मिला है, ठीक है। ये 63 है, वो 44 दे रहा है, वो मोर देन 100% दे रहा है, तो ये 25 से 30 के बीच में आ रहा है, इसलिए आंसर इसका अपन ये ऑप्शन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज एनुअल। अभी अपन ने इस टर्म का मतलब समझा था, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड फॉर द ग्रेजुएट लेवल। ओके, ग्रेजुएट लेवल में यानी अपन बात कर रहे हैं इसकी, इसमें एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट अभी बात किया अपन ने कि 11,000 के आसपास बढ़ा है 25,000 पे इंटू 100, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 44 के आसपास। एक रैंडम है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ 36,000 के बाद कुछ भी है, यहाँ पे कुछ है, तो ये ठीक है। यहाँ पे 3,000 है, यहाँ पे 300 है, 25,000 के बाद यहाँ 697 मतलब 700 के आसपास है, तो ये 600 से डबल के आसपास हो रहा है, तो ये थोड़ा, ये तो डबल हुआ नहीं है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 44-45 के आसपास हो सकता है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट चाहिए अगर आपको तो डिवाइड बाई करना होता है नंबर ऑफ ईयर्स -1। रिमेंबर दिस, नंबर ऑफ ईयर्स -1, क्योंकि आपको इंटरवल देखना है 1 2 3 4 5 इंटरवल। डेटा 6 साल का है तो इसको 6 से नहीं डिवाइड करने का, 5 से डिवाइड करने का, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9%। 45 होता स्लाइटली 44 से ज़्यादा है तो 9% के आसपास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। 7.5 45, ठीक है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चंस में ऑप्शन के हिसाब से अपन थोड़ा टेक्निक लगा सकते हैं। विच ऑफ द कैटेगरी हैड ईदर अ कंसिस्टेंट ग्रोथ और अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द पीरियड शोन। ओके, कौन सा कैटेगरी है, 4 कैटेगरीज है, किस कैटेगरी में ईदर अ कंसिस्टेंट ग्रोथ और ए कंसिस्टेंट डिक्लाइन, ओके, इन द पीरियड। ग्रो कर रहा है, नो इट इज नॉट ग्रोइंग, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली ना तो उसको ग्रोथ बोल सकते हो, ना ही कंसिस्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि या तो ग्रो कर गया ना, वो ग्रो बट इट इज नॉट ग्रोइंग, ग्रोइंग फिर डिक्लाइन हो गया, नहीं है, ठीक है। ग्रोइंग ग्रो, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल में ये कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, कंसिस्टेंटली डिक्लाइन तो मुझे कहीं नहीं दिखा, बट कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा, हो सकता है आपको 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लग जाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको हो सकता है 40 सेकेंड में आंसर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स, ऑप्शन में क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है। इन हाउ मेनी ईयर्स द सेल्स ऑफ बुक्स फॉर सेकेंडरी, इस पे बेस्ड है क्वेश्चन, इज मोर देन द एवरेज सेल ऑफ द बुक्स फॉर द गिवन पीरियड। ओके, कितने साल ऐसा हुआ जब सेल्स ऑफ बुक्स ऑफ सेकेंडरी लेवल इज मोर देन द एवरेज सेल ऑफ द सेम। ओके, इसका जो एवरेज सेल है उससे ज़्यादा है, मोर देन द एवरेज सेल ऑफ द सेम, इसके एवरेज सेल से ज़्यादा। देखो आपको क्या करना है, इन सब का एवरेज निकालना पड़ेगा, और एवरेज से ज़्यादा, अब मान लो फॉर एग्जांपल एवरेज आया 20,000, तो 20,000 से ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो एवरेज से ज़्यादा कितने साल में हुआ वो अपने को देखना है। तो अब एवरेज निकालने के लिए अगेन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। थोड़ा रफ कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूँ। 10,000 18,000, और ये दोनों मिला के 800 + 200 1,000 और कंप्लीट करते हैं, तो ये दोनों मिला के 19,000 हो गए। जाओ ऐसा 31 और ये मिला के 32,000 बोल देते हैं इसको, 16 + 15 31, और ये दोनों मिला के, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, 800 200 से एक्स्ट्रा है ना 100 के आसपास, तो वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इट इज़ टेंटेटिवली 32,000। ओके, ये 37,600 के आसपास है।
तो सबको ऐड करते हैं, चलो 19 प्लस 32 इट इज़ 51, 51 प्लस 37,000 ओके इट इज़ 88,600 के आसपास आएगा, डिवाइड बाय कितना है 6, नंबर ऑफ ईयर 6 है। देखो 84,000 होगा तो 14 टाइम्स डिवाइड होता है, 90,000 होगा तो 15, तो 14,000 से 15,000 की रेंज में ये कुछ एवरेज आने वाला है मेरे हिसाब से। 14,000 से 15,000 की रेंज में ये एवरेज आने वाला है, ठीक है, ये जो नंबर दिख रहा है। तो अभी मेरे को देखना है कितने साल इससे ज़्यादा है, यही पूछा है इसने, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल ऐसा हुआ व्हेन द सेल्स ऑफ बुक इज मोर देन द एवरेज सेल। सो आई हैव दिस एवरेज टेंटेटिवली, सो एवरेज से ये ज़्यादा नहीं है, ये नहीं है, यस दिस इज मोर देन एवरेज सेल्स, ये भी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये 14 से 15 की रेंज में बीच में आएगा, क्योंकि 90,000 से तो कम ही आ रहा है टोटल, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो 4 ईयर्स, 4 साल ऐसा हुआ कि जो सेल्स ऑफ बुक्स है ऑफ सेकेंडरी लेवल इज मोर देन द एवरेज सेल ऑफ द सेम फॉर द गिवन पीरियड। गिवन पीरियड मतलब इन 6 साल के एवरेज से ज़्यादा सेल है 4 साल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। और जो जो टेक्निक्स मैं आपको कैलकुलेशंस बता रहा हूँ वो भी आप शायद सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ओके। चलो ये नेक्स्ट सेट है, अगला सेट ऑफ क्वेश्चन है 6 to 12, 7 questions are based on this data. Okay, let's see. These questions are based on the following table, which gives the sales of computer peripheral manufacturers in India. ठीक है, ओके, ये नाम है 5 जो मैन्युफैक्चरर्स हैं 2015-16। देखो ये यूजुअली इस तरह इंटरवल लिखा जाता है, हम इंडिया में भी अगर हम बात करें तो एक फाइनेंशियल ईयर, इफ आई से ये अभी कौन सा ईयर चल रहा है 2025, बट अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करूंगा तो इट इज़ 2025-26, बिकॉज 1 अप्रैल से 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, विच विल एंड विद मार्च 2026। सो ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी एक इंटरवल दिया होता है। तो 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, ये 5 साल ही है, ध्यान रखना। दिस इज कंसिडर्ड एज 1 फाइनेंशियल ईयर, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 5 साल, 5 कंपनी का डेटा, मतलब 25 वैल्यूज आपके सामने लिखी है, ओके। तो ये क्या है, सेल्स ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स इन रुपीज लैक्स, ठीक है। इंटेल का 2015-16 में सेल 4072 लैक्स है, ठीक है, ये लैक्स में अमाउंट है, okay. During the given period, which company recorded the maximum increase in the sales over any 2 consecutive year? Okay. Which company recorded the maximum increase? कौन सी कंपनी ने मैक्सिमम इंक्रीज किया इन एनी 2 consecutive years? देखो क्या कहना चाह रहे हैं, consecutive year मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो कौन सी कंपनी ने मैक्सिमम इंक्रीज किया? ध्यान रखना, मैक्सिमम इंक्रीज की बात कर रहा, कोई परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं पूछा इसने। तो यहाँ पे समथिंग ये तो डिक्रीज हो गया, इंक्रीज कहाँ हुआ है, तो ये 700 के आसपास कुछ वैल्यूज आएंगी, सिर्फ ये वाली डिजिट्स को समझो, 700 समथिंग, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2100 के आसपास है, ये थोड़ा सा नोटिस करने वाला है। तो इसमें इंटेल में सबसे ज़्यादा मेरे को अभी तक मिला 2100 के आसपास, टेंटेटिवली अप्रॉक्सीमेटली 2100 आसपास। डेल में 500, 500, 600, 2000, ये 2000 के आसपास मैक्सिमम मिला है, बट ये से तो ये आंसर तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे को मिल चुका है ऑलरेडी। HCL मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, तो इस पर मेहनत लगाएंगे नहीं अपन। एसर का देख लेते हैं, बहुत बहुत ना के बराबर है, ठीक है, ये बहुत ये 1100 के आसपास है। देखो अब इसको माइंड में फिट कर लो, इसको बेंचमार्क बना लो, इससे ज़्यादा कुछ दिखेगा तो देखेंगे, अदरवाइज इग्नोर। 600 इग्नोर, 800 इग्नोर, जस्ट 100 हटाओ, 200, हाँ यहाँ 2000 के आसपास ग्रोथ है, बट ये 2100 ऑलरेडी अपन लेके बैठे हैं, और यहाँ 600 का ग्रोथ है। तो ये जो ग्रोथ आ रहा है ये 2100 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ है इस पूरी टेबल में। तो ड्यूरिंग द गिवन पीरियड विच कंपनी रिकॉर्डेड द मैक्सिमम इंक्रीज इन द सेल्स, तो इंटेल रिकॉर्डेड मैक्सिमम इंक्रीज इन सेल फ्रॉम 2018-19 टू 2019-20, ठीक है, ओके।
what is the approximate share of the sales of HCL in 2017? Approximate share of the sales of HCL in 2017-18, 2017-18 and HCL. ठीक है, 2017-18 HCL. So it is 5843. तो share of sales of HCL in 17-18 when compared to the total sales of HCL in the given period. अगर मैं टोटल सेल्स की बात करूँ HCL की, टोटल इस पूरे पीरियड में कितनी सेल्स है, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसका परसेंटेज, ऑप्शंस परसेंटेज में दे रखे, शेयर कितना है. तो बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पे 5843 लिखना है. अब भी ध्यान रखना, मैं यहाँ पे अब थोड़ा रिस्क अवॉइड करूँगा क्योंकि मुझे ऑप्शंस बहुत क्लोज दिख रहे हैं. 18.27, 18.72, 19%, 19 से भी दो ऑप्शंस हैं. अगर मुझे ऑप्शंस एक 18% मिल रहा होता, एक 29% मिल रहा होता, एक 47 मिल रहा, तो मैं बहुत इजीली लिबर्टी ले सकता था कैलकुलेशन. अब मुझे पता है 18-19 के आसपास ही आंसर आएगा, तो बहुत क्लोज कैलकुलेशंस करना पड़ेगा. ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से मैंने बोला था कि आपको डिसाइड करना है कि कैलकुलेशन कितना करना है, कितना नहीं करना है. चलो देखते हैं. इन सब का टोटल करना पड़ेगा. 5 + 6 11, 11 + 5 16, + 6 22, + 7 29, 29,000 हो चुका है. 29,000 ओके, 900 मतलब 30,000, 30,700, 31,000. तो ये 31,200 ठीक है. 4 + 6 ऐसा कुछ आ रहा है. देखो यार, 220 के आसपास आ रहा है. ये मैंने कैलकुलेशन ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कर रहा हूं मैं. अब ये कितना परसेंट आएगा, सवाल ये है. ओके देखो, इसका 10% की वैल्यू हो 3122. मुझे यह दिख रहा है 5833. इट इज़ मोर देन 3122. ओके, इफ़ आई टेक 22% तो इसका डबल कर दो. इट इज़ 6244. देखो, अगर यहाँ पे 6244 होता ना, सो आई विल टेक 20%. सीधा सीधा इसका 20% आ गया. बट एक्चुअली ये 6244, 5843 ये जो है ये 400 के आसपास लेसर है, इससे 400 कम है. अब देखो, मतलब ये तो श्योर है कि आंसर 20 से कम है. वैसे भी ऑप्शन सारे 20 से कम है, बट इसका 20% ये है 6244 और से ये 400 कम है. अगर इससे लेट्स से 312 कम होता तो मैं बोलता 19% आंसर है. अगर इससे 400 के बजाय 312 कम होता, बिकॉज 312 इज 1% ऑफ इट. सो 312 1% है, तो 312 अगर इसमें से कम कर देते तो 19% आंसर आता. तो अभी मेरे को 400 कम करना है, मतलब एक्चुअली 19 से भी कम है. ठीक है, ध्यान रखना, 312 कम किया मतलब 20% से 1% लेस किया तो मतलब 19%. तो मेरे को एक बात तो समझ में आ गई, ये दो ऑप्शंस आंसर नहीं हो सकते क्योंकि 19% से बिलो आ गया. आप 312 माइनस करते तो 19%, बट आपने तो 400 माइनस किया है. तो 400 माइनस किया मतलब क्या, 19% से 18 के बीच में कौन सा आंसर आएगा. ओके, तो 312 + 88 और लेस करना है. देखो 88 का क्या मतलब, देखो ये 10% है, ये 1% है, तो इसका मतलब ये हुआ 31.2, ये 0.1% है, ये 0.1% है. 88 का मतलब इसका थ्राइस, मतलब 0.3 और कम करूंगा तो 19 में से 0.3% और कम कर लो. 19% में से 0.3% पॉइंट बेसिकली, तो ये 18.7% के आसपास आएगा. ऑप्शन आंसर बी ऑप्शन है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो ये थोड़ा प्रिसाइजली अपन ने कैलकुलेशंस की है यहाँ पे, बट ये करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन सेट. किस तरह का क्वेश्चन सेट है, किस तरह के ऑप्शंस दिए हैं, आपको इस तरह की कैलकुलेशंस का डिसीजन करना पड़ेगा. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी कंपनीज शोड अ कंसिस्टेंट ट्रेंड इन सेल्स, दैट इज अ कंटिन्यूस इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल्स. कंसिस्टेंट, हाउ मेनी कंपनीज, अभी पिछले वाले सेट में भी ऐसा ही क्वेश्चन था. हाउ मेनी कंपनीज शोड अ कंसिस्टेंट ट्रेंड. अभी कंसिस्टेंट ट्रेंड क्या होता है, उसने लिखा है या तो कंटिन्यूस इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए ड्यूरिंग द गिवन पीरियड फ्रॉम 15-16 टू 19-20. ओके, कंसिस्टेंट ट्रेंड कितने कंपनीज में दिख रहा है.
इट इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये डिक्रीजिंग होना चाहिए ना कंसिस्टेंटली, ये तो नहीं है, तो ये इंटेल नहीं हो सकता। इंक्रीजिंग, यस, इंक्रीजिंग डिक्रीज हो गया, हटाओ, नहीं होगा। ओके, इंक्रीज, यस, इंक्रीज, अच्छा बहुत कम हो रहा है बट ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। देयर आर 3 कंपनीज जिसमें कंसिस्टेंटली आपको ट्रेंड दिख रहा है। कंसिस्टेंट ट्रेंड मतलब या तो कंटिन्यूस इंक्रीज चाहिए या डिक्रीज चाहिए, तो यहाँ पे मुझे कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ, ओके, फ्रॉम द गिवन डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी शोड द हाइएस्ट परसेंटेज इंक्रीज, रिमेंबर, which of the following company showed the highest percentage increase in the sales over any 2 consecutive year। देखो कोई भी 2 consecutive years में highest percentage, ध्यान रखना परसेंटेज, अभी अपन एक क्वेश्चन बनाया है जिसमें आपको highest increase पूछा है, यहाँ पे एक नया ऐड किया परसेंटेज इंक्रीज, तो इस क्वेश्चन में परसेंटेज, आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 से आपको परसेंटेज इंक्रीज मिलता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि आपको बस ये 5 कंपनीज का 5 साल का डेटा, मतलब 25 वैल्यूज दे रखी है, और आपको अगर यहाँ से कंसिस्टेंटली इंक्रीज निकालना है तो 1 2 3 4 4 कैलकुलेशन यहाँ लगेगी, तो टोटल 20 नहीं, क्योंकि 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं तो कोई एक ऑप्शन नहीं होगा, तो आपको कम से कम 16 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगे परसेंटेज, यहाँ से यहाँ कितना हुआ, यहाँ से यहाँ कितना हुआ, यहाँ से यहाँ कितना हुआ, यहाँ से यहाँ कितना, हाँ, तो बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है। बहुत पहली बार में देखोगे तो क्वेश्चन को, मतलब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि स्किप करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन है, बट इसको अटेम्प्ट अगर करना है तो थोड़ा टेक्निक से जाना पड़ेगा। करते हैं, देखो कैसे करेंगे इसको। आपको परसेंटेज इंक्रीज मैक्सिमम करना है ना। अच्छा, एक और चीज़ बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, जहाँ सबसे ज़्यादा इंक्रीज है वहाँ परसेंटेज इंक्रीज भी ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल गलत थॉट है। मेरे को याद है कि पिछली बार यहाँ पे 2100 आया था, बट मुझे बेस भी देखना पड़ेगा कि इसके बेसिस बढ़ा। हो सकता है कि यहाँ 2100 इसके बेस पे बढ़ा, यहाँ पे 2000 इस बेस छोटा है, तो माइट भी कि ये परसेंटेज इंक्रीज इससे ज़्यादा आ जाए। तो अमाउंट ऑफ इंक्रीज जहाँ ज़्यादा होगा, परसेंटेज इंक्रीज वहाँ ज़्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। पॉसिबिलिटी है बट नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द बेस कि किसके बेसिस पे वो कैलकुलेशन होने वाला है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते। तो लेट्स सी, यहाँ तो डिक्रीज हो गया, वैसे भी 700 बढ़ा है, 700 के बेसिस पे 3000 समथिंग के बेसिस पे, तो 700 बढ़ने का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1/4 के आसपास, 25% के आसपास की ग्रोथ आएगी। एक टेंटेटिव है। अब ध्यान रखना, ये अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेशंस की थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस है तो आप बहुत इजीली ये चीज़ें जज कर पाओगे कि 700 बढ़ा इसके बेसिस पे, तो 700 इसका 1/5 के बीच में आएगा, तो 1/4 से 1/5 के बीच में मतलब 20 से 25% के बीच में आंसर आएगा, 20-25 के आसपास। यहाँ पे 1000 बढ़ गया अप्रॉक्सीमेटली 1038 के आसपास, मतलब 1/4 के आसपास बढ़ा, तो 25% के आसपास की ग्रोथ आएगी यहाँ पे भी। रिमेंबर, यहाँ पे जो ग्रोथ है वो 2100 है, वो भी 4800 पे। 2100 का ग्रोथ है 4800 पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अप्रॉक्सीमेटली 50 से कम है, हालांकि क्योंकि 4800 का हाफ 2400 है, वो जस्ट 2100 है, तो 40 से 50 के बीच में आएगा। तो ये जो रेंज है ये 40 से 50 के बीच में आना है। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे टेंटेटिव देख के पता लग गया कि यहाँ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज यहाँ है, ठीक है। तो अगर कहीं और नहीं मिला तो मैं इंटेल मार्क कर सकता हूँ, ठीक है, 40-50 की रेंज में। हो सकता है कि इसके बहुत क्लोज मिलेगा, तो फिर अपन कैलकुलेशन देखेंगे। चलिए, तो इंटेल हो गया। डेल ऑप्शन में है क्या? यस है। 500 बढ़ा है सिर्फ 3000 पे, तो 1/6 मतलब 16.66। 500 बढ़ा है 35 पे, 1/7 यानी 14.28%। अब ये टिप पे होगा तब जाके फास्ट होगा ये सब। 600 बढ़ा है किसके बेसिस पे है? 4000 के बेसिस पे। अच्छा, मैं इसको बेंचमार्क बना लेता हूँ। 40-50 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता ना यार। ये 600 बढ़ा है, तो इसका 50% मतलब 2000 के आसपास बढ़ना चाहिए ना। यस, ये 2000 बढ़ा है, 46 पे है, तो ये और ये बहुत आसपास कैलकुलेशन आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी 2000 बढ़ा है 46 के बेसिस पे, ये 48 पे बढ़ा था, ये 46 पे बढ़ा। लोअर बेस है और इंक्रीज भी थोड़ा सा लोअर है, तो ये भी 40 से 50 के बीच में ही कुछ आने वाला है।
तो मैं इसको भी होल्ड करता हूँ। तो इंटेल और डेल इनमें से 40 से 50 के आसपास चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज इंटेल में और डेल में। HCL देख लेते हैं, क्या यहाँ पे 40-50 के आसपास है। आप इसको बेंचमार्क बना रहे हैं तो ये इसका 50% मतलब 2500, ये तो सिर्फ 1300 बढ़ा है, वो तो 1/4 के आसपास ही बढ़ा है। ये तो डिक्रीज हो गया, हटाओ 1000 बढ़ा इसके बेसिस पे, तो 40-50% तो नहीं हो सकता ना ये, ठीक है। ये 300 बढ़ा है, सिर्फ 300 है, इसका 10% भी 681 होता है, 5% के आसपास बढ़ा होगा मुश्किल से। तो ये HCL आपका आंसर हो नहीं सकता, HCL नहीं हो सकता, रूल आउट कर दो। विप्रो, इसको चेक करने में मेहनत मत लगाओ, ऑप्शन नहीं है। विप्रो देख लेते हैं, बहुत कम 100 के आसपास, बहुत कम ग्रोथ है, सिर्फ 200 का ग्रोथ है, वो भी 3896 पे। हटाओ, यस ये ग्रोथ ज़्यादा है, 2000 की ग्रोथ है, बट बेस क्या है 4000। देखो 4015 का हाफ भी करोगे तो इट इज़ 2007, 4015 का हाफ तो 2007 से तो ज़्यादा ही बड़ा है। 4015 प्लस 2015 करोगे तो ये 6030 बनेगा, ये तो 92 हो रहा है। इट इज़ मोर देन 50% ग्रोथ। तो अब मुझे इसकी कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और मैं डायरेक्ट बोल पाऊंगा कि विप्रो में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ 40-50 की रेंज में कुछ है, बट वो मोर देन 50% मुझे साफ साफ दिख रहा है। 4015 का हाफ इज़ 2007 ऐड करोगे 4015 में तो वो 6030 से ज़्यादा जाएगा, 6092 है। तो इट इज़ क्लियरली मोर देन एनीथिंग जो भी अपने को अब तक मिला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके, व्हाट इज द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे। व्हाट इज द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इन द सेल्स ऑफ विप्रो फ्रॉम 2015-16 टू 19-20? ओके, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट चाहिए आपको। तो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट अपन ने निकाला, तो ओवरऑल ग्रोथ रेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स -1 अपने को चाहिए विप्रो का। ओके, विप्रो का 3784 से 6695। ओके, एक टेंटेटिव मेरे को आइडिया लग रहा है, क्योंकि ऑप्शंस देखो बहुत मार्जिन पे है, तो थोड़ा फ्रीडम ले सकते हो, लिबर्टी ले सकते हो। 3784 का मतलब 3800 के आसपास बोलता हूँ उसको, और ये 6695 है तो 6700 के आसपास है, ठीक है। 3784 को अप्रॉक्सीमेटली इतना ले लिया, ठीक है। 6700 ले लिया मैंने इसको, 5 की चीटिंग मैंने यहाँ पे कर ली है, वहाँ पे 16 की चीटिंग कर ली है। अब ये 5 और 16 की चीटिंग कितना फ़र्क पड़ेगा आपकी पे, कुछ नहीं फ़र्क पड़ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देखो 6700 पे अगर आपने 5 का चीटिंग किया है तो इसका ये 10% है, इसका ये 1% है, इसका ये 0.1% है, तो 0.1% की इधर उधर होगा। ये तो बहुत मार्जिन पे ऑप्शन है ना, 0.1% पे तो थोड़ा बियर कर सकते हैं ना अपन, तो इसलिए अपन को कैलकुलेशन में ज़्यादा मेहनत लगानी नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहीं करेंगे। तो कितना बढ़ा देखो यहाँ पे, 38 से 68 होता तो 30, तो 2900 के आसपास बढ़ा 3800 पे। 2900 बढ़ा किसके बेसिस पे? 3800 पे। यहाँ 100 डबल ज़ीरो है, यहाँ भी डबल ज़ीरो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कैंसिल हो जाना है। तो 29 समथिंग बढ़ा 38 पे। एक रेंज निकाल लोगे तो भी काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी। इसकी जो कैलकुलेशन आएगी, इसका 10% 3.8 है, 3.8 का डबल 7.6, इससे 7.6 कम करोगे तो 30 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये 29 है, तो मैं बोल सकता हूँ इसका 20% से कम मतलब 80, तो इसकी 70 से 80% के बीच में आएगी कैलकुलेशन। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इसका 10% 3.8, 20% 7.6, इसमें से 7.6 माइनस करोगे तो 30 पॉइंट समथिंग आएगा, 30.4, 30.5। तो 30.4 से ये स्लाइटली बिलो है, मतलब 80 से बिलो है, बट फर्दर एक बार और 3.8 लेस करोगे तो वो इससे नीचे चला जाएगा, तो 70 से 80 के बीच में आएगा। ये ओवरऑल ग्रोथ रेट निकाल रहे हो आप विप्रो की, बट आपको तो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट चाहिए था ना, तो इसको डिवाइड बाय कितने, 5 साल का डेटा है तो 4 से डिवाइड करोगे इसको, तो 4 से 20 से बिलो आएगा, तो 17.5 से लेके 17.5 से 20 के बीच में कुछ ऑप्शन आंसर होना चाहिए। आंसर एक ही ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, तो बहुत इजीली मैं इसको आप सेलेक्ट कर सकता हूँ, डी ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कैलकुलेशन हमने यहाँ पे भी एग्जैक्ट नहीं किए, थोड़ा बचा लिए मेहनत। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट,
In the given period, how many instances are there when the sales of any company increase by more than 20% in any year when compared to the previous year? थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, वापस समझते हैं. In the given period, how many instances are there? How many instances, number of events कितने हैं? तो number of instances where the sales of any company increase by more than 20%. ऐसे कितनी बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कितने इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं किसी भी साल में किसी कंपनी की जो सेल्स है वो 20% या उससे ज़्यादा, मोर देन 20% ग्रो करा हो कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. तो ऐसे कितने इंस्टांसेस हैं? 7, 8, 9, 6. देखो करते हैं अभी वापस से. बहुत मतलब देख के लगता है कि बहुत कैलकुलेशन, क्योंकि अब तो यहाँ पे बचेगा भी नहीं. पहले तो अपन कह रहे थे कि 5 कंपनी 4 ऑप्शन है तो आप 16 कैलकुलेशन कर लो, 1, 2, 3, 4. बट अब तो 20 करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपको कंपनी का नाम नहीं बताना, इंस्टांसेस बताना कि यहाँ 20% से बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, कितनी बार ऐसा बढ़ा. ठीक है, ऐसे इंस्टांसेस काउंट करके आपको बताना है. ओके, तो चलिए करते हैं. ये डिक्रीज हो गया, इंक्रीज नहीं हुआ है, मेरे को इंक्रीज चाहिए. इंक्रीज. अच्छा, 20% निकालने का सिंपल तरीका है. इसका 10% है 316, डबल करोगे तो 632. तो यहाँ पे जो इंक्रीज है वो 632 या उससे ज़्यादा होगा तो अपने को चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा. तो ये जो ग्रोथ मेरे को दिख रही है ये 700 के आसपास की ग्रोथ दिख रही है. 632 से तो ज़्यादा ही है. वैसे भी 3164 में 632 अगर आप ऐड करोगे तो 3796 जाएगा. ये 3818 है तो ज़्यादा है. ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ यस, एक इंस्टेंस मेरे को मिल गया जहाँ पे ये ग्रोथ 20% से ज़्यादा है. इसका 10% 318 का डबल क्या होता है? 762. तो ये ग्रोथ 1000 के आसपास है. तो यस, ये भी काउंट करेंगे आप. ये तो ग्रोथ 40-50 के आसपास आ रहा था, याद हो आपको. तो ये 2100 का ग्रोथ है 48. तो ये भी 20% से तो ज़्यादा ही है. तो देयर आर 3 इंस्टांसेस इन दिस कंपनी. इंटेल में 3 बार ऐसा हुआ कि ग्रोथ 20% से ज़्यादा है. चलो यहाँ देखते हैं. 31308 का डबल चाहिए अपने को 616. तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो तो 500 के आसपास है, नहीं चलेगा. ये भी 500 का ग्रोथ है, अपने को चाहिए 357 का डबल, नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है, अगला वाला देखो. 600 का ग्रोथ है, अपने को चाहिए 409 का डबल, नहीं चलेगा. 2000 का ग्रोथ है, अपने को चाहिए 464 का डबल. यस, बिल्कुल चलेगा. तो एक बार ऐसा हुआ है यहाँ पे जब ये ग्रोथ 20% से ज़्यादा है. 1300 का ग्रोथ है और अपने को चाहिए 504 का डबल, चलेगा, बिल्कुल एक्सेप्टेबल. ये डिक्रीज हो गया, हटाओ. 1000 का ग्रोथ है, रिमेंबर 1000 के आसपास की ग्रोथ है और ये चाहिए अपने को 584 का डबल. 584 तो 600 के आसपास है, इसका डबल तो नहीं चलेगा, ये नहीं होगा. ओके, सिर्फ 300 का ग्रोथ है और अपने को चाहिए 681 का डबल, नहीं चलेगा. तो HCL में भी एक बार ऐसा हुआ जब ये ग्रोथ मोर देन 20% है. नेक्स्ट, ना के बराबर, बहुत नेग्लिजिबल है ग्रोथ. यस, ये 1100 का ग्रोथ है और अपने को चाहिए 469 का डबल, चलेगा अपने को ना, परफेक्ट. 600 का ग्रोथ है और अपने को चाहिए 574 का डबल, नहीं चलेगा. यस, ये ग्रोथ यहाँ पे 800 के आसपास की और जबकि मेरे को चाहिए था 639 का डबल, नहीं चलेगा. तो यहाँ पे एक बार ऐसा होगा, ये यहाँ पे एक मिल चुका है मेरे को. ये बहुत कम ग्रोथ है, मेरे को तो इसका डबल चाहिए. सब 100 के आसपास ग्रोथ है. यहाँ पे सिर्फ 200 का ग्रोथ है, 389 का डबल रिक्वायर्ड है. यहाँ पे यस, ये ग्रोथ 50% से ज़्यादा थी, अपन निकाल चुके हैं इसको. 401 का डबल, 800 की ग्रोथ चाहिए, जबकि यहाँ पे 2000 की ग्रोथ है. तो ये बिल्कुल चलेगा अपने को. ये 600 का ग्रोथ है और अपने को 609 का डबल चाहिए, नहीं चलेगा. तो एक बार ही ऐसा हुआ विप्रो में. So total number of instances 3 + 1 4 5 6 7 instances are there जब ये ग्रोथ आपको मोर देन 20 दिखा. ठीक है, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन कहीं भी नहीं की है, बट थोड़ा टेक्निक से जाओगे, ठीक है, तो आप क्वेश्चंस बना सकते हो. ठीक है, और हो सकता है इस क्वेश्चन को बनाने में 2 से 3 मिनट लगे, बट बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ऐसे भी बनाए हैं जहाँ पे अपन ये विदिन अ मिनट कर पा रहे हैं. ठीक है, चलो, तो ऑन एन एवरेज आपको बन जाएगा. मतलब कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेंगे, कुछ कम लेंगे. चलिए, दिस वुड बी द लास्ट
set for this session. Last question for this session. यहाँ पे लिखा है in the year 2020-21 the sales of Intel and SR were equal. देखो 1920 का डे रखा है डेटा, तो ये अगले साल की बात कर रहा है बेसिकली ना. अगले साल में इंटेल का जो सेल है, मतलब यहाँ पे जो सेल आने वाला है और एसर का जो सेल है, ये दोनों इक्वल है. ठीक है. इफ़ द सेल्स ऑफ एसर इन 2021 यानी अगले साल दैट इज़ 20% मोर देन द सेल्स इन 1920. अगर एसर का जो सेल है ये इससे 20% ज़्यादा है. ठीक है. Then by what percent the sales of Intel in 2021 more than the okay. देखो अगर ये 20% बढ़ा तो ये कितना परसेंट बढ़ा, गिवन दैट ये दोनों वैल्यूज इक्वल है. ठीक है. बहुत सिंपल सी बात बोली है उसने कि अगले साल इन दोनों की सेल्स सेम है, अगर ये 20% बढ़ा तो ये कितना बढ़ा. तो बेसिकली ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं. 20% बढ़ा दो. देखो इसका 10% 714.8 तो 715 ले लेते हैं. चलो उसको. ठीक है. बहुत 0.2 का एरर किया हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं. तो ये कितना हो गया 1430. 1430 बढ़ा दो इस पर. तो इस पर अगर मैं 1430 बढ़ा दूंगा तो ये 8578 हो जाना है. ये हो जाएगा 8578. तो अगर यहाँ पे 8578 की सेल्स आएगी तो यहाँ पे भी वही सेल आएगी, क्योंकि तो लिखा है इसने कि 2021 में इंटेल और एसआर का सेल्स इक्वल है. तो ये भी 8578 है. तो बेसिकली 6988 से 8578 हो गई सेल्स अगर इंटेल का. तो क्वेश्चन में पूछा है देन बाय व्हाट परसेंट द सेल्स ऑफ इंटेल वर मोर देन 1920. तो 2021 का यानी ये वाला सेल इससे कितना ज़्यादा है. ओके. ऑप्शंस देखें, काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं, तो थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा कैलकुलेशंस भी. चलो डिफरेंस देखते हैं कितना हुआ यहाँ पे. डिफरेंस कितना बढ़ा. एक थोड़ा बहुत एरर कर रहा हूँ, चीटिंग कर सकता हूँ कैलकुलेशन में. क्या 6988 है ये 6988. तो इसको मैं 7000 ले रहा हूँ. मतलब 12 का एरर किया, ध्यान रखना. 12 का एरर मतलब कितना एरर. इसके बेसिस पे 12 कितना क्या सिग्निफिकेंस रखता है. देखो ये 10% इसका 70 इसका 1% वुड बी, ये 10% 700 है, 1% वुड बी 70. तो अगर मैं 12 की चीटिंग कर रहा हूँ तो इसका 1/6 कर रहा हूँ. तो 1% का 1/6 मतलब 0.16% की चीटिंग कर रहा हूँ. इतना तो मार्जिन दिख रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा लिबर्टी ले सकता हूँ. तो यहाँ से 7000 मान रहा हूँ उसको. 7000 से कितना बढ़ा 1578 बढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ 7000. ध्यान रखना इसको मैंने 7000 ले लिया ताकि ये कैलकुलेशंस आसान हो जाए. डिवाइड करो 2 टाइम्स 14 1 वापस से 2. ठीक है. 1738. ओके. अब ध्यान रखना यहाँ पे इससे थोड़ा कम है और इतनी चीटिंग आप ले सकते हो. तो इसको 0.16 के आसपास ऊपर बढ़ा दो तो ये मेरे हिसाब से इस वैल्यू के आसपास पहुँच जाएगा. तो समझ गए. टेक्निकली ये 7000 लिया, यहाँ पे 7000 से कम है, 6988 होना चाहिए था. तो ये जो आंसर आया ये कम आया क्योंकि आपने डिनोमीटर को बढ़ा दिया है. डिनोमीटर को और कम करोगे तो ये आंसर थोड़ा बढ़ेगा हायर साइड में. ठीक है. तो इतनी चीटिंग आपने की है वहाँ पे. ठीक है. तो इसको इतना बढ़ा लो आप. तो ये अप्रॉक्सीमेटली टेंटेटिव ये आइडिया है कि आपका ये वैल्यू 22.5 से 22.7 के आसपास पहुँचेगा. बहुत क्लियरली आपको आंसर नज़र आ जाएगा. चलिए, तो ये एक और सेट हमने बनाया डीआई में टेबल पे बेस. तो फ्रेंड्स इसी तरह के क्वेश्चंस हैं. ये बहुत बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, नॉट एग्जैक्टली कि कैट में ऐसा आएगा, बट ठीक है, लक है कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाए तो अपने को. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करनी है. थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा, आपके टिप पे होना चाहिए परसेंटेज कैलकुलेशंस, फ्रैक्शंस. ठीक है. तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में बनाने. ठीक है. चलिए, तो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ के लिए आप बने रहिए हमारे इस चैनल पे. सो विश यू ऑल द बेस्ट. फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी और अच्छे इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ. ठीक है. चलो, ओके.